बड़ी खबर है लखनऊ से इस वक्त हमारे पास। नायब तहसीलदार के 107 पदों पर बहुत जल्द भर्ती की जाएगी। राजस्व विभाग ने लोक सेवा आयोग को इस संबंध में अपना प्रस्ताव भेज दिया है। जल्दी खाली होने वाले 20 पदों पर यह भर्तियां होंगी। 20 अन्य पदों के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। बड़ी खबर, 107 नायब तहसीलदारों के पदों पर भर्ती होगी। राजस्व विभाग ने लोक सेवा आयोग को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। 20 अन्य पदों के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा जो जल्दी खाली हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, राजस्व विभाग का पद लोक सेवा आयोग को इस बाबत प्रस्ताव भेजा गया है। 107 पदों पर बहुत जल्द नायब तहसीलदारों की भर्ती की जाएगी। तो जो लोग भी नायब तहसीलदार बनने की आकांक्षा रखते हैं उत्तर प्रदेश में, ये उनके लिए अवसर। राजस्व विभाग ने लोक का सेवा आयोग को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है ताकि इसकी प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। और अनुभव मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, ये बड़ी खबर और बड़ी बात भी है कि नायब तहसीलदारों के लिए 107 पदों पर जल्द भर्ती होगी। कब तक ये भर्ती हो सकती है, क्या क्राइटेरिया इसके लिए होगा? देखिए, बिल्कुल इसके लिए तो जो राजस्व विभाग है उसने अपना पूरा प्रस्ताव भेज दिया है कि 107 पद ऐसे हैं जहां पर हमें भर्ती करनी है और जितनी जल्दी ये भर्ती हो जाए वो अच्छा है। तो उसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जिस आयोग को इस परीक्षा को कराना है उनके पास प्रस्ताव पहुंच गया। अब वो ये तय करेंगे कि कब इसकी तारीख घोषित की जाए परीक्षा की। लेकिन आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में 1200 से ज़्यादा जो है वो ये पद हैं और उसमें 600 के आसपास जो है वो उसमें प्रमोशन हो चुके हैं। तो कुछ पद ऐसे थे जो खाली थे और वहाँ पर कोई था नहीं, इसलिए काम में दिक्कत आ रही थी। तो 107 पदों के लिए तुरंत शासन को प्रस्ताव भेजा गया और शासन ने तुरंत उस प्रस्ताव को आयोग को भेज दिया है। अब वो परीक्षाएं कराएगा। दूसरा 20 पद और हैं ऐसे ही, तो वहाँ के लिए भी प्रस्ताव तैयार है और जल्द ही वो भी शासन को भेजे जाएंगे। तो 107 पे तो हम कहें कि जल्द हो सकता है कि विज्ञापन निकले और भर्तियाँ शुरू हो, लेकिन 20 पद और हैं जिसमें उसके बाद भर्ती होगी। तो इस तरीके से कुल 127 पद हैं जहाँ पर ये नायब तहसीलदार की भर्ती की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होगी और इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये दोनों मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग राज्यों के सियासी हालात पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही जिन राज्यों में चुनाव है वहां की रणनीति पर भी मंथन हो सकता है। तो ये बड़ी बैठक भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। जो अलग अलग राज्यों के राजनीतिक हालात हैं उन पर प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। तो महत्वपूर्ण बैठक है, प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री शेयर करेंगे। प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों के राजनीतिक हालात पर बात करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। दोनों राज्यों के यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी, आइए आपको बताते हैं। भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की आज बैठक होगी। इस बैठक में कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और दिल्ली में 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। राज्यों के कामकाज की इसमें समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा होगी इसमें और 2024 के चुनाव के लिए इसमें रणनीति पर भी चर्चा संभव है। तो इस लिहाज से यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम। 2024 के चुनाव के लिए रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश,
आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे। कितने बजे ये बैठक बुलाई गई है और मकसद इसका क्या है? देखिए, अगर बात करें तो 2 बजे से बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर यह बैठक शुरू होगी, जहां पे अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके साथ साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। चूंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त लखनऊ में ही है। 10:15 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। 11:30 बजे वो हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और 12:30 बजे वो उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें तो तकरीबन 1:15 बजे करीब वो उत्तर प्रदेश सदन से निकलकर बीजेपी मुख्यालय में जाएंगे, जहां पे 2 बजे से यह बैठक होनी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर बात करें तो परसों से ही दिल्ली में मौजूद है, चूंकि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई सम्मान समारोह में एक डिनर दिया था, उसी में शामिल होने के लिए वो आए थे। तब से वो दिल्ली में ही बने हुए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी दिल्ली में है। वो भी 2 बजे इस बैठक में पहुंचेंगे। चूंकि इस बैठक का मकसद है केंद्र सरकार का कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे सुशासन की पराकाष्ठा अपनाई जाए और वहां पे जो तमाम सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको बेहतर तरीके से लागू करवाया जाए और कैसे आगे इंप्लीमेंट करना है और कैसे जो लोग लाभार्थी हैं उनको जोड़ना है सरकार की योजनाओं के साथ साथ। और इसके साथ साथ उनके कहीं ना कहीं 2024 भी लक्ष्य होगा, क्योंकि 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुड़ गई है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी के पास अगर बात करें तो इस वक्त अगर बात करें तो 66 लोकसभा सीटें हैं। तो लिहाजा बीजेपी की यही कोशिश है कि जो उनके सहयोगी हैं उसके साथ साथ जो सरकार वहां पर चल रही है उन तमाम सारे लोगों के साथ मिलकर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इसको इंप्लीमेंटेशन तेजी से कराया जा सके। और अब तक राज्य सरकारों ने क्या क्या बेहतर कार्य किए हैं और किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करवाया, इसको लेकर के भी रिपोर्ट कार्ड ली जाएगी। क्योंकि अगर बात करें तो ये सत्रों में डिवाइड है, यानी कि एक एक राज्य के सीएम को बकायदा सब कुछ बताने के लिए मौका मिलेगा कि किस तरीके से तमाम सारी योजनाएं वो लागू कर रहे हैं अपने राज्य में और क्या उसका कहीं ना कहीं फीडबैक आ रहा है, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से तमाम जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी शासित उन तमाम सारे मुख्यमंत्रियों से एक एक करके फीडबैक भी लिया जाएगा और जो योजनाएं लागू कर रहे हैं उनको लेकर के बातचीत भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे और वो फिर तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को सुनेंगे और अपनी ओर से भी बताएंगे कि किस तरीके से आगे केंद्र सरकार की योजनाओं को, बीजेपी की जो तमाम सारी विचारधारा है, बीजेपी की जो नीति है, इसको किस तरीके से ग्राउंड लेवल तक सरकारें पहुंचा सकती हैं, इसके लिए भी वो अपना मुख्यमंत्रियों को संदेश देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो ये देखा आपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के बारे में जो आज होगी और 2 दिन तक चलेगी। और अब आपको शिवपाल यादव के बारे में बताएं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसमें देखना ये होगा कि वो अखिलेश यादव पर किस तरीके से हमलावर रहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने जज्बात कैसे मीडिया के कैमरों के सामने उड़ेलते हैं और प्रश्नों के उत्तर क्या देते हैं। आज अखिलेश यादव को जवाब दे सकते हैं शिवपाल यादव। कल ट्वीट करके वैसे उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने जा रहे हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। सपा से गठबंधन टूटने के बाद ये शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और अनुभव मेरे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, सपा से गठबंधन टूटने के बाद शिवपाल यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हालांकि कल ट्विटर पर अपनी उन्होंने बात रखी थी, कितने बजे वो पीसी करेंगे? देखिए, शिवपाल यादव ने कल ट्विटर पे जवाब भी दे दिया और जो चिट्ठी जारी की गई उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आपको जहां पर ज़्यादा सम्मान मिल रहा है आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि वो उतना सम्मान शिवपाल यादव को नहीं दे पा रहे हैं जिस सम्मान के वो हकदार हैं, तभी तो इस भाषा का इस्तेमाल किया गया। और जो चिट्ठी जारी हुई उसमें देखिए एक सचिव ने चिट्ठी जारी कर दी, यानी ना उसमें अध्यक्ष है ना प्रदेश अध्यक्ष है, किसी ने वो चिट्ठी जारी नहीं की, ना ही पार्टी के हम कहें तो जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं जारी की। लेकिन एक पार्टी के जो सचिव, हम कहें सचिव भी नहीं, जो कार्यालय का काम देखते हैं, उन्होंने वो चिट्ठी जारी की है और उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। फिर शिवपाल यादव ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से स्वतंत्र हूँ, पर चलिए औपचारिक रूप से आपने कम से कम ये लिखा और ये बताया। अब शिवपाल यादव कल भी इटावा में थे, इटावा में आज भी हैं। लखनऊ लौटने का उनका कार्यक्रम अभी ये कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक या फिर कल लौटेंगे। लेकिन सुबह सुबह
आज सुबह तकरीबन 8:15 बजे से उनका जो घर है इटावा में, वहाँ पर तमाम सारे समर्थक पहुँच रहे हैं। शिवपाल यादव भी वहाँ उनसे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चिट्ठी जारी हुई है, उसका एक सिंपैथी लग रहा है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ताओं को उनके प्रति हुई है, सहानुभूति हुई है। और इसीलिए कुछ तस्वीरें आई हैं जो सैफई से आई हैं, वहाँ शिवपाल यादव बैठे हुए हैं और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग बैठे हुए हैं और तमाम सारे लोग आसपास बैठे हुए हैं। तो अब हो सकता है कि इटावा में ही कुछ बातचीत करें मीडिया से, कुछ मीडिया से जब बात करें तो क्या कुछ कहते हैं, क्या रणनीति उनकी आगे है, क्या इस पर कुछ चर्चा करते हैं। क्योंकि शिवपाल यादव ने तो देखिए जब विधानसभा के चुनाव आए उसके बाद ही कई बार एपी गंगा से बातचीत में ही कहा था, अखिलेश यादव को तमाम नसीहतें दी थी, तमाम सारी बातें कही थी। और उसके बाद तो जब हम कहें कि जब द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई, डिनर में चले गए, तो वहाँ से तो बिल्कुल पार्टी से कहें तो संबंध बिल्कुल उन्होंने खुद को अलग ही कर लिया था। तकनीकी रूप से भले ही वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन खुला तो उन्होंने खुली घोषणा करने के बाद द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। और केवल खुद वोट नहीं दिया, अगर हम माने तो सैजुल इस्लाम का वोट अगर किसी ने दिलाया द्रौपदी मुर्मू को, जो कहा जा रहा है, तो वो तो खुद शिवपाल यादव के कहने पर दिया। और ओम प्रकाश राजभर तो ये भी कह रहे हैं कि जो 5 क्रॉस वोटिंग हुई है वो भी शिवपाल यादव ने ही कराई है। तो ये सारी वजहें हैं और उसके बाद ही ये चिट्ठी जारी की गई। लेकिन शिवपाल यादव जब भी हम कहें कि मीडिया से बात करेंगे तो ज़रूर उस चिट्ठी का जवाब देंगे। और शिवपाल यादव का देखिए जब वो कुछ कहते हैं तो कई मायने उसके होते हैं। और जब वो मीडिया से बात करेंगे, अब हो सकता है कि आज इटावा में बात कर लें या जब लखनऊ लौटे तो कल लखनऊ में बात करें, पर ये ज़रूर है कि वो जो चिट्ठी जारी की गई उस पर मीडिया से बात करेंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवपाल यादव किस तरीके से अखिलेश यादव को घेरते हैं, क्या हमला करते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद आज सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पार्टी विधायकों के साथ अहम बैठक कर सकते हैं। कल अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। इसके बाद आज ओपी राजभर विधायकों के साथ आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। विधायक के साथ उनकी यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि कल उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा था कि तलाक कबूल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अगला सियासी निकाह वो किससे करेंगे। आज अहम बैठक सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की अपने विधायकों के साथ आगे की रणनीति तय करने के लिए। तो दरअसल 2019 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर ओपी राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा था और अब अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ दिया। अब राजभर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को अपनी पहली पसंद बताने लगे। देखिए, ये तो होना था। समाजवादी पार्टी किसी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चलती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी तो क्या हुआ था? और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। काम तो गड़बड़ हो ही गया। मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन किया, उसके बाद भी बीजेपी के नेता मिलते थे, हम बीजेपी में गए। मैं जिससे भी चाहता हूं उससे मिलता हूं, उनके साथ था तब भी मिलता था, आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा। हमारा उनका संबंध है, मिलते रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये कोई सोचे कि नहीं हम जो कहें वही करें, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भाजपा जा रहे हैं आप? तय हो गया भाई, अब जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे ना कि यही आपके कमरवा में आपके बाइट पर बोल दें कि हम कर लिए। और वहीं अखिलेश यादव से गठबंधन के बाद महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर बड़ा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि सपा नेताओं को उन्होंने सुभाषपा से गठबंधन ना करने की सलाह दी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बात को सपा नेताओं ने अनसुना कर दिया था। केशव देव मौर्य इस दौरान शिवपाल यादव पर भी हमला बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवपाल भाजपा की मदद कर रहे थे, जबकि ओपी राजभर की डोर आरएसएस के हाथों में थी। और केशव देव मौर्य ने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को पहले ही आगाह किया था कि वो सुभाषपा से गठबंधन ना करे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी।
ओपी राजभर की डोर आरएसएस के हाथों में थी, ये बड़ा दावा उन्होंने किया। क्या किसी ने सोचा था कि जो आज चीज़ें हो रही हैं, जितना छीछा लेदर समाजवादी पार्टी गठबंधन में कुछ लोगों ने किया, कुछ तथाकथित नेताओं ने अस्तर विहीन बातें की, गठबंधन में थे, छोटे से नेता हैं और इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या किसी ने सोचा था? तो राजनीति में जो होता है वो सोचा नहीं जाता। तो केशवदेव मौर्य ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने राजभर पर हमला करते हुए कहा कि ओपी राजभर की डोर आरएसएस के हाथों में थी। ये बात पहले समाजवादी पार्टी को मैंने बताई थी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी नहीं मानी और सपा को सुभाषपा से गठबंधन ना करने की मैंने सलाह भी दी थी। सपा नेताओं ने मेरी बातों को अनसुना किया और आज जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। शिवपाल यादव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव भी बीजेपी के संपर्क में रहे, बीजेपी को वो मजबूत करने का काम चुनाव के दौरान कर रहे थे और अब जब समाजवादी पार्टी दोनों को ही स्वतंत्र कर चुकी है तो उनकी बातें सच साबित हो रही हैं। इस तरीके के दावे उनके हैं। बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। नीरज चोपड़ा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। सिल्वर मेडल जीतने पर सीएम योगी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। 88.13 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, ये रहा। #वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने ज्वेलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत का मानवर्धन करती इस अविस्मरणीय उपलब्धि हेतु आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है। जय हिंद। और टैग किया गया इस ट्वीट में नीरज चोपड़ा को। ऐसे बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को उनकी कामयाबी के लिए, सिल्वर मेडल के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीत गए हैं नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और यहां पर सिल्वर मेडल जीता है। इधर जौनपुर में भी बुलडोजर गरज रहा है। एक स्कूल पर कार्रवाई हुई है और प्रशासन का कहना है कि यह स्कूल नेशनल हाईवे और बंजर जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। प्रशासन का यह भी कहना है कि यह जमीन नेशनल हाईवे और पकड़ी गांव की है। अब इसे खाली कराकर हाईवे के निर्माण के काम में इस्तेमाल किया जाएगा और यह स्कूल एक सपा नेता का बताया जा रहा है। जो थाना बक्सा क्षेत्र के अंतर्गत एक सड़क पोख्ता NH की ज़मीन और बंजर पर लगभग 500 एकड़ की भूमि पर मुख्य रूप से जो एक स्कूल बनाकर कई समय से कब्जा किया गया था, स्कूल कई समय से निष्क्रिय चला रहा था, उस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 136 राजस्व संहिता के अंतर्गत आदेश करते हुए, नोटिस देते हुए विधि सम्मत रूप से की गई है और ध्वस्तीकरण कराकर कब्जा मुक्त जमीन को कराया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।